ओके, अब जो संदीपनी का अगला टॉपिक है वो क्या हो जाएगा आपका, स्कीम फॉर फाइनेंसिंग। इसको लिखेंगे ये लोन है, स्कीम फॉर फाइनेंसिंग कमोडिटीज held in the form of warehouse receipts. स्कीम में जो कि फाइनेंस करता है कमोडिटीज को, जो कि वेयर हाउस रिसिप्ट्स के ऊपर। तो ये क्या है, फाइनेंस किया जा रहा है। किसको फाइनेंस कर रहे हो, कमोडिटीज को कर रहे हो। कमोडिटीज क्या होता है, गेहूं, चावल, दाल, ये कमोडिटी है। कमोडिटी कुछ भी हो सकता है, खाने का सामान हो जाए, नहीं खाने का सामान हो जाए। बट यहाँ पर हम एग्रीकल्चर लोन के ऊपर बात करें, सारा टॉपिक आपका एग्रीकल्चर के ऊपर है, ठीक है। अभी एग्रीकल्चर ही लोन चल रहा है आपका, या एग्रीकल्चर एडवांसेस लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा शब्द है। पार्ट 2 आप इसको डाल सकते हैं, सब एग्रीकल्चर की कहानी है। तो ये जो भी कमोडिटी, ये जो कमोडिटी है खेती बाड़ी के संबंध में कमोडिटी है, ठीक है। गेहूं, चावल, दाल जो भी हो गया उसके ऊपर है। इसका मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव। मकसद इसका ये है, ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि यहाँ पे किसानों को एक अपॉर्चुनिटी देना है। क्या देना है, किसानों को एक अपॉर्चुनिटी देना है, भाई आप भी आओ, बिजनेस करो। बिजनेस मतलब आपको एक फेयर प्राइस मिले। क्या मिले, फेयर प्राइस मिले। जो भी आपने प्रोडक्शन किया उसका एक सही दाम या उचित मूल्य आपको मिल सके। इसके लिए किसान को क्या करना होता है, सामान को जमा करना होता है। एक वेयर हाउस, एक स्टोर में जमा करेंगे ना, जिसको हम वेयर हाउस बोलते हैं, ठीक है। तब तक जमा करते हैं जब तक मार्केट में बेस्ट प्राइस मिल नहीं जाता है, ठीक है। और प्रोबेबली यही होता है कि साल भर के अंदर अंदर, चाहे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कोई महीना में दाम बढ़ेगा ही बढ़ेगा साल भर के फेज में, ठीक है। उतना दिन आपको स्टोर करना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज है इसका। तो सबसे पहला हमको इसको क्या लिख लेंगे कि हम लोग प्रोवाइड करना है, टू प्रोवाइड फार्मर्स, उचित मूल्य पे सामान बेचना इनका काम होना चाहिए। क्या प्रोवाइड कर, फार्मर्स को एक अपॉर्चुनिटी देना चाहती है बैंक, ठीक है, ताकि वो रियलाइज कर सके, रियलाइज नहीं कर सके, टू सेल करिए, टू सेल इन फेयर प्राइस ऑफ सीजनल क्रॉप्स, यानी सीजनल क्रॉप्स को एक फेयर प्राइस पे बेच सके। तो इसके लिए क्या चाहिए, वेयर हाउस चाहिए, ठीक है। तो वेयर हाउस में सामान को स्टोर कर देंगे। क्या करेंगे, सामान को स्टोरेज कर देंगे, स्टोर कर देंगे, चाहे स्टोरेज कर देंगे, जो भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप 1 साल के पीरियड तक अगर आप स्टोर करते हैं, विद इन 1 ईयर तक स्टोर करके रख दिया जाए, तो आपको तो पक्का है 1 साल में कभी न कभी तो दाम बढ़ेगा। जब दाम बढ़ेगा, निकाल लो, सामान बेच दो, ठीक है। अब आइए सेक्टर, ये कौन सा सेक्टर का आता है, डायरेक्ट एग्रीकल्चर है। ये डायरेक्ट एग्रीकल्चर स्कीम में आता है, डायरेक्ट एग्रीकल्चर स्कीम में आता है। और इसकी कोड जो हो जाएगी 1166 है। ये सारी चीजें याद रखनी है आपको। अब आते हैं एलिजिबिलिटी पे, कौन इसको लोन ले सकता है। तो बोलता है जो भी इंडिविजुअल फार्मर से, केवल इंडिविजुअल, अकेला किसान, चाहे वो खुद मालिक हो, चाहे वो किराएदार हो, किसान जो टेनेंट फार्मर होता है, या शेयर क्रॉपर हो, इस तरह के लोग ले सकते हैं। JLG, या फिर आप बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ फार्मर्स मिलकर लोन, जहां पे 4 आदमी होंगे वहां तो लोन ले सकते हैं, 4 आदमी मिलकर ग्रुप में ले सकते हैं, 4 से ज्यादा आदमी नहीं लोन ले सकता है। तो इस पॉइंट को आप लिख लीजिए। बेसिकली हम लोग यहाँ पे इंडिविजुअल फार्मर्स के लिए लोन देते हैं, जो कि ओनर हो जाएगा, टीनेंट हो जाएगा, टीनेंट फार्मर, शेयर क्रॉपर, ठीक है। और यहां पे क्या हो जाएगा, उसके बाद आप एक चीज और ले सकते हैं, जो ग्रुप ऑफ फार्मर्स होते हैं, जिसको हम लोग, या फिर आप JLG भी बोल सकते हैं,
वो नॉट एक्सीडिंग 4 मेंबर्स, यानी नॉट एक्सीडिंग, शब्द का ध्यान दीजिएगा प्लीज, 4 आदमी ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 4 मेंबर्स। तो आप लोन यहां भी दे सकते हैं, बस इन्हीं 2 जगह आप लोन दे सकते हैं। क्लियर होगी बात? अच्छा, कहां गया, हम लोग जो वेयर हाउस पढ़ रहे हैं ना, वेयर हाउस में ये जो लोन हो रहा है, नॉट ओनली वेयर हाउस के लिए आप दे सकते हो, बल्कि कोल्ड स्टोरेज के लिए भी आप लोन दे सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। कोल्ड में भी क्या था, ये वेयर हाउस का मतलब हो गया कि एक शेड बना रहा है, उसमें सामान रख दिए। कोल्ड मतलब ठंडा में स्टोर करना, वेयर हाउस हो, कोल्ड स्टोरेज हो, गोडाउन हो, कहीं भी हो, गोडाउन में भी आप लोन दे सकते हैं। फार्म हाउस में भी सामान बहुत लोग रखते हैं, तो वहां पे भी आप लोन दे सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। बस ठीक है। और मार्केट यार्ड होता है, वहां भी आप रख सकते हैं, रेगुलेटेड मार्केट यार्ड। तो खाली वेयर हाउस में स्टोर करने से नहीं, आप कोल्ड स्टोरेज में करो, गोडाउन में करो, फार्म हाउस में करो, रेगुलेटेड मार्केट यार्ड में करो, यहां भी करोगे तो लोन मिलेगा आपको। बोलता है यहां पे वैसे किसान जिनके पास KYC पहले से इंजॉय कर रहे हैं, इनके पास ऑलरेडी KCC है, तो ये भी लोन ले सकता है। ठीक है, इसे लोन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आप क्या KCC लेके एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय का मतलब है फैसिलिटी ले रखा है। ठीक है, और नॉन बोरोवर फार्मर्स है, एज वेल एज नॉन बोरोवर फार्मर्स। दो बातें हैं, एलिजिबिलिटी में क्या जाएगा, KCC जो एंजॉय कर रहा है, और नॉन बोरोवर फार्मर्स। ठीक है, 2 तरह के लोग होंगे, KCC और नॉन बोरोवर फार्मर्स। ये दोनों तरह के लोग जो होंगे यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों को लोन मिलेगा। क्या मिलेगा? लोन मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? लोन बिल्कुल लोन मिलेगा। ठीक है, आइए अब आते हैं फैसिलिटी। फैसिलिटी का मतलब है किस तरह का लोन है ये। तो बेसिकली हम लोग इसको डिमांड लोन बोलते हैं, DL। हमेशा देखिए एग्जाम में ये सब आपको याद होना चाहिए, DL क्या हो गया, तो डिमांड लोन हो गया। मैं आगे चल के शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा, आप प्लीज याद कर लो। डिमांड लोन बोलते हैं हम लोग इसको, कैश क्रेडिट बोलो, CC। ठीक है, ये सारे चाहे डिमांड लोन हो चाहे CC हो, इसको आपको रीपे करना होगा 12 महीने के भीतर भीतर। ठीक है, दिस डेट से डिसबर्समेंट होता है, रीपे करना होगा 12 मंथ से फ्रॉम द डेट ऑफ डिसबर्समेंट। ठीक है, और यहां पे लिख लीजिए फ्रॉम द डेट ऑफ डिसबर्समेंट। डिसबर्समेंट मतलब जिस दिन लोन मिल गया इसको, जिस दिन लोन मिला होगा उस दिन, यानी लोन का पैसा अकाउंट में आएगा उस दिन से। और हम कैसे देंगे फैसिलिटी? तो सिंपल सा चीज है, अगेंस्ट हमें वेयर हाउस रिसिप्ट्स जो होता है, अगेंस्ट वेयर हाउस रिसिप्ट्स, जो वेयर हाउस का रिसिप्ट्स है उसके अगेंस्ट में आप ले सकते हैं, जो कि इशू करता है WRDA, वेयर हाउस डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है। ठीक है, वेयर हाउस डेवलपमेंट अथॉरिटी बेसिकली इसको इशू करती है, वेयर हाउस रिसिप्ट्स। ओके, अब आते हैं क्वांटम ऑफ लोन पे। कितना लोन दोगे भाई इसको? सीधा से हिसाब है, बोलता है कि जो मार्जिन होगा 30% जो भी मार्केट वैल्यू का होगा वो आपको दे देंगे। कितना दोगे यहां पे? तो यहां पे बता रहा है मार्जिन जो होगा एट 30%। तो क्वांटम लोन क्या 30% मार्जिन है, यानी 30 मार्जिन मैंने बताया था। मार्जिन क्या होता है? आपका अपना पैसा लगेगा पॉकेट से। ठीक है, और कितना मिलेगा? तो बोलता है कि यहां पे
वैसा स्टोरेज है या वेयर हाउस है जो कि WRDA, ऐसा मत लिखिए मार्जिन, अभी मार्जिन ऐसा कर देते, फिर इसको मिटा दीजिए, ठीक है। अब यहां पे ऐसे कर दीजिए वेयर हाउस, यहां पे ऐसे लिखिए वेयर हाउस जो होगा, यहां मैंने क्या बताया WRDA ऑथोरिटी है, वेयर हाउस डेवलपमेंट ऑथोरिटी। तो ये ऑथोरिटी के दो भाग है, चाहे वेयर हाउस ऐसा हो सकता है जो नॉन WRDA एक्रेडिटेड होगा, एक्रेडिटेड। एक कौन सा होगा जो WRDA एक्रेडिटेड होगा, ठीक है। अब देखिए अगर नन है तो उस केस में यहां पे 40% मार्जिन होना चाहिए, और यहां पे है तो 30% मार्जिन होगा आपका। पूरा समझ गए ये चीज, ये चीज जो था, और मैक्सिमम 50 लाख तक का लोन मिलेगा। तो अगर आपका कहा गया जो हम इस स्कीम के तहत मैं बोलूं कि मैक्सिमम लोन अमाउंट वो क्या होगा, तो वो होगा 50 लाख रुपए। ये भी लिख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात होती है, तो ये आपको सेल्फ पढ़ना होगा। और क्या है काम का चीज, और डिसबर्समेंट मैंने बता ही दिया आपको। डिसबर्समेंट का सीधा सा तरीका है कि आपका कहा गया एक रिसिप्ट चाहिए था, वेयर हाउस का रिसिप्ट मैंने लिखवाया है ना यहाँ पे, हाँ यह देखिए फैसिलिटी क्या ये लिखवाया था ना, वेयर हाउस का रिसिप्ट चाहिए जो कि WRDA की साइड से इश्यू होता है, तो आपको लोन मिल जाता है। अब आते हैं सिक्योरिटी के ऊपर, कैसे क्या सिक्योरिटी रहता है, तो सारा पॉइंट लिख लीजिए। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्या चीज की, सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। असली चीज क्या, सिक्योरिटी चाहिए हमें। तो बैंक क्या करेगी, बैंक लीन करेगी, बैंक यहां पे लीन करेगी या चार्ज करेगी, ठीक है। तो बैंक यहाँ पे लीन लगाती है, चार्ज लगाती है, जो भी सामान आपका स्टोर होगा वो किस पे चार्ज लगा देगी, वेयर हाउस रिसिप्ट पे लगाती है, वेयर हाउस रिसिप्ट पे लगाती है। आप जब रिसिप्ट दिखाओगे तभी तो आपका सामान निकलने देगा। कोई भी कहीं भी वेयर हाउस में जाओगे तो सामान आपको तभी निकलेगा जब वो रिसिप्ट दिखाओगे। रिसिप्ट जब बैंक के पास जमा है और बैंक उस पर मोहर मार दिया, लीन विन लिख दिया है, तो आप रिसिप्ट नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो अब इसको इस तरह का सिक्योरिटी जो होता है, तो बेसिकली बैंक यहाँ पे लीन और चार्ज लगाती है, ये याद रखिएगा। और मैंने आपको एक चीज और बताया था यहाँ पे कि बेसिकली अगर हम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, एक तो लीन और चार्ज खैर है ही। लीन चार्ज बहुत बड़ा चीज हो गया, इसी के अंदर दो पार्ट हो जाती है, एक हो जाता है प्लेज, दूसरा हो जाता है हाइपोथिकेशन। प्लेज का मतलब क्या है, सामान गिरवी है, किसके पास गिरवी है, बैंक के पास, जब चाहेगी बैंक बेच देगी, अगर पैसा नहीं मिला तो, ठीक है। और जब प्लेज होता है तो यहां पे आप डॉक्यूमेंट्स आप लिख लो, डीपी नोट होता है, डीपी नोट ये आपको लेना होगा, AG 15 और L516, ठीक है।
अब ये सब आपसे पूछेगा भी नहीं, ये सब ऑफिसर कैडर के लिए, बट आप लिख लो, आपसे इतना भी नहीं पूछेगा। ठीक, आपसे खाली ये पूछेगा कि क्या चार्ज है, लीन या प्लेज। लीन हो गया और हाइपोथेकेशन, दो तरह के चार्जेस लगेंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको सेम है, डीपी नोट लगता है, AG 15 लगेगा, फिर आपको यहाँ पे लगेगा CHA1 और थर्ड पार्टी गारंटी, जिसको कि हम लोग यहाँ पे बोलते हैं OD 194। ये सब डॉक्यूमेंट का नाम है, बैंक अपने कोड वर्ड से इसको यूज करती है। चलते हैं हम लोग रिस्क मिटिगेशन पे। मिटिगेशन का मतलब होता है रिस्क को कम करना, यानी लेस करना। ठीक है, मिटिगेशन मतलब क्या है, रिस्क को कम करना। बोलता है ये कौन काम कर सकता है, ऐसा काम लोन कौन देगा, ब्रांचेस देगी। ब्रांचेस किसके कंट्रोल में होता है, जनरल ऑफिस के कंट्रोल में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो भी ब्रांच है, ठीक है, तो ब्रांच का काम है ऑथेंटिसिटी चेक करना, यानी डब्ल्यू वेयर हाउस की जो रिसिप्ट है उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करना होता है। ऑथेंटिसिटी आपको जरूरी है कि आप चेक करें, चाहे खुद से करें चाहे जैसे करें, खुद से ही करना होता है, करेगा कौन नहीं। तो ये बैंक ऑफिसर का काम है ऑथेंटिसिटी को चेक करना। तो बैंक वाला क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि यहाँ पे सिग्नेचर से लेके आओ वेयर हाउस स्टोर कीपर्स का या वेयर हाउस ओनर्स का या जो भी वेयर हाउस का मैनेजर होगा उसका ले आओ। ठीक है, और वो वेरीफाई करेगा ऑथेंटिसिटी रिसिप्ट में जो भी उसे जिसके ऊपर उसको चार्ज लगाना है। तो जो ये वेयर हाउस रिसिप्ट की जो ऑथेंटिसिटी है, इसे हम लोग चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई बोरोवर को बोलेंगे। ठीक है, बोलना वोलना कुछ नहीं, यहाँ पे हम लोग को खुद करना होता है। यहाँ पे आप क्या करिएगा कि जो वेयर हाउस का जो मैनेजर है, ठीक है, उसका आपको सिग्नेचर चाहिए। क्या चाहिए, सिग्नेचर लाएंगे, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आप करवाएंगे सिग्नेचर। मैनेजर हो गया या जो भी यहाँ पे ऑथोराइज्ड पर्सन है, जो भी ऑथोराइज्ड पर्सन होगा उसका सिग्नेचर आपको चाहिए। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे वेयर हाउस रिसिप्ट के साथ। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे वेयर हाउस रिसिप्ट में। बस यही काम है हमारा और कुछ नहीं है। चेक करना होता है कि भाई वही आदमी है जो वेयर हाउस का रिसिप्ट दिया, वही आदमी साइन किया, कोई और आदमी साइन तो नहीं कर दिया है। ये सब चीज चेक करती है बैंक। जरूरत पड़ेगा तो बैंक उस वेयर हाउस में जाके फिजिकली भी वेरीफाई करती है। अगर लोन बड़ा है तो, अब छोटा मोटा लोन लेगा 50,000, 10,000, 20,000, 40,000, 1 लाख तो बैंक नहीं करेगी, उतना टाइम ही नहीं है, एक एक के पीछे थोड़ी दौड़ेगा। 50 लाख का लोन लेंगे तो करेगी बैंक। अच्छा, अब एक चीज और है, बोलता है कि जो वेयर हाउस जो होगी आपका या गोडाउन, जो भी बोलना बोल सकते हैं, वेयर हाउस या गोडाउन जो भी होता है, तो ये डब्ल्यू हम लोग उसी को लोन देते हैं। बेसिकली देखिए, बैंक जो होता है, बैंक अपने आप को जानबूझ के रिस्क में तो नहीं डालेगा, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। रिस्क में डालेगा तो बैंक जो ऑफिसर दिया उसका गला से पकड़ लेगा बैंक, और जिंदगी भर वसूल देगा। ठीक है, तो आपका इंक्रीमेंट कट जाएगा, इंक्रीमेंट नहीं होगा, इवन डाउन कर देगा सैलरी, वो भी कर सकता है। बहुत पावर भाई बैंक के पास। तो कोई आदमी अपने आप को तो नुकसान नहीं पहुंच पाएगा। तो जो बैंक का फिलॉसफी है, बैंक का फिलॉसफी ये है, वो बोलता है कि हमें ऐसा वेयर हाउस है, ऐसा गोडाउन चाहिए जो कि WDRA एक्रेडिटेड होना चाहिए, एक्रेडिटेड होना चाहिए, और इसका 3 साल हो गया होना चाहिए। कितना साल हो गया होना चाहिए, WRDA एक्रेडिटेड होना चाहिए, और कम से कम 3 साल हो गया हो। उसी तरह के वेयर हाउस या गोडाउन को यहां पे हम लोग कंसिडर करते हैं, यानी बैंक कंसिडर करेगी। नहीं तो बैंक लोन नहीं देगी, बैंक लोन नहीं देती। मैंने एक चीज और पढ़ाया था कि WRDA पे WDRA होगा तो 30% मार्जिन होगा, नहीं होगा तो 40% होगा।
देखिए हर जगह WDRA का आपको वेयर हाउस मिलेगा नहीं, पहली बात तो दिमाग के अंदर फीड करिए। जो गांव देहात में खुला हुआ है ब्रांचेस, वहां कहां से लाएगा भाई WDRA का वेयर हाउस? नहीं मिल सकता है, कभी नहीं मिलेगा आपको। तो क्या करते हैं कि जो मान लीजिए कि थोड़ा सा जिसके पास गांव में पैसा वैसा होता है, तो अपना एक घर टाइप का बड़ा सा खोल देता है, उसी में सामान वामान रहता है, उसमें WDRA का कुछ भी एक्रेडिटेशन नहीं होता है। WDRA का कुछ अगर एक्रेडिटेशन नहीं है तो भी बैंक लोन देगी 40%, क्योंकि गांव में है, बैंक को बिजनेस करना है, पता है ये आदमी है, इसका वेयर हाउस है और WDRA नहीं है और आसपास कहीं भी ऐसा है ही नहीं, तो क्या करेगी फिर बैंक उस केस में लोन देगी, मजबूरी में लोन देगी, अलग बात है। पर उस एक जगह वैसा भी है जहां WDRA एक्रेडिटेड वेयर हाउस गोडाउन है और एक नहीं भी है। जब सामने आपके पास एक्रेडिटेड वेयर हाउस है तो बैंक क्या बोलेगी, भाई आप वहीं चले जाओ और वहां का जाकर रिसिप्ट ले आओ। इस वाले को नहीं देंगे, क्योंकि कोई भी मैनेजर होगा, जो फील्ड ऑफिसर होगा, मैनेजर होगा, ब्रांच मैनेजर होगा, वो अपने ऊपर रिस्क नहीं लेना चाहता है। कोई नहीं लेगा यार, मैं भी नहीं लूंगा, आप भी नहीं लेंगे। क्यों लेंगे? लोन किसी और का, मरे आप, ऐसा कोई नहीं करेगा ना। जहां मजबूरी होता है, जैसे गांव देहात की बात किया मैंने, जहां दूर दूर तक कुछ है ही नहीं, वहां आपको बिजनेस लाना जरूरी है। बिजनेस नहीं लाओगे तो आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल में खराब हो जाएगा। तो हर तरह से तो क्या करिएगा, तो उस केस में आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। एक चीज और समझिएगा, बेसिकली ये जो रिसिप्ट होता है ना, जो मैंने आपको WDRA, ये रिसिप्ट जो आपको मिल रहा है, ये फिजिकल फॉर्म में होता है। ठीक है, फिजिकल फॉर्म में। कहीं कहीं क्या होता है, जो ट्रेडर होते हैं कमोडिटी एक्सचेंज में, क्या होते हैं अब समझिएगा ध्यान से। जो ट्रेडर करते हैं कहा, कमोडिटी एक्सचेंज में, यानी ट्रेडर है, बेसिकली ट्रेडर कौन बोलते हैं, बिचौलिया। इन्होंने माल खरीदा बेचने वाला काम करता है ट्रेडर। तो कमोडिटी एक्सचेंज में इन्होंने पैसा लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है? पैसा लगाया हुआ है कमोडिटी एक्सचेंज में। ठीक है, तो अगर यहां का भी रिसिप्ट ले आते हैं, यहां का भी कुछ रिसिप्ट ले आते हैं, भले नॉन फिजिकल फॉर्मेट में हो, यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, या आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, तो वो भी कंसिडर किया जाएगा और उसके ऊपर आपको लोन दे दिया जाएगा। कि ये कमोडिटी एक्सचेंज खुद में भारत सरकार का है, कमोडिटी एक्सचेंज मेरा और आपका नहीं है, तो भारत सरकार की चीज को आप कोई भी गलत तो नहीं बोल सकता है। उसमें वो ट्रेडर पैसा लगाया हुआ है तो उसका रिसिप्ट मिल जाता है, जो भले नॉन फिजिकल फॉर्म में हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, आजकल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म नहीं आता इसका, उसके ऊपर भी आप लोन दे सकते हैं। और ये जो लोन होता है, ये बैंक का प्लेज होता है। लोन क्या होता है? ये तो बैंक की प्लेज हो जाएगी इस पर, यानी बैंक प्लेज। प्लेज क्या है? सिक्योरिटी। मैंने अभी पढ़ाया ना जस्ट आपको, हाँ पढ़ाया, सिक्योरिटी है। ठीक है, ये सारा पॉइंट्स प्लीज लिखते चलिएगा। ठीक है, अब आइए किसान क्रेडिट कार्ड में, जिसको हम लोग KCC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? KCC, किसान क्रेडिट कार्ड। KCC क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड है। तो सबसे पहले आते हैं कौन किसको मिलेगा लोन, आते हैं एलिजिबिलिटी के ऊपर। सारे किसान, जितने किसान है सभी को मिलेगा, चाहे वो इंडिविजुअल किसान हो, चाहे वो ज्वाइंट बोरोवर, दो किसान एक साथ खेती करते हो। ठीक है, जो भी ओनर होगा, यानी खुद उसका जमीन हो, ओनर है, या टीनेंट फार्मर है, लीज और लीजी, मुंह जमानी नहीं बोलते, मुंह जमानी, भाई तू ले ले खेत, तू कर खेती, मुझे इतना पैसा दे देगा या मुझे इतना आधा फसल दे देगा। शेयर प्रॉपर्स, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, JLG जो किसान का होगा, ये सारे एलिजिबल हैं। क्या कौन कौन एलिजिबल हो गए? सारे फार्मर्स हो गए, यानी ऑल फार्मर्स। तो ऑल फार्मर्स का मतलब हो जाता है कि इंडिविजुअल ओनर,
इंडिविजुअल जो मालिक होगा जमीन का, या फिर ज्वाइंट बोरोवर भी हो सकता है। फिर कौन होगा? टीनेंट फार्मर्स जो किराया देते हैं खेती करने के लिए। ऑरल लीजेस, शेयर क्रॉपर्स, फिर एसएचजी, जेएलजी, ये सारे जो होंगे खेती बाड़ी वाले अलाउड है, लोन ले सकते हैं। दो काम में होता है। पर्पस क्या है? दो पर्पस है। एक पर्पस होगा, चाहे आप शॉर्ट टर्म क्रेडिट ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? शॉर्ट टर्म क्रेडिट, यानी छोटे समय के लिए लोन ले सकते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म क्रेडिट ले सकते हैं, लंबे समय के लिए भी पैसा आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और शॉर्ट टर्म हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया। उसके बाद इतना ही नहीं है, आप यहाँ पे पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटी के लिए ले सकते हो। मतलब खेत में कटैया कर देते हैं, ये तो हुआ खेती करने के लिए, ये दोनों खेती करने के लिए है ना। खेती कर लिया, खेती का फसल काटेंगे, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटी। खेती का फसल काटेंगे, उसको ट्रैक्टर पे लोड करेंगे, सामान को भेजेंगे। कहाँ भेजेंगे? हम लोग शहर में भेजेंगे ताकि वो माल बिके। फिर है प्रोड्यूस मार्केटिंग लोन हो जाएगा। प्रोड्यूस मार्केटिंग लोन, इसके लिए भी लोन ले सकते हैं आप। फिर कंजम्पशन क्रेडिट रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी लोन होता है, कितना आपको यूज है उसके हिसाब से भी लोन होता है। कंजम्पशन क्रेडिट रिक्वायरमेंट। फिर आ जाएगा वर्किंग कैपिटल, WC हम लोग बोलते हैं इसको, वर्किंग कैपिटल के हिसाब से भी आपको मिलेगा। बेसिकली ये जो KCC है, ये खुद में एक CC अकाउंट है। CC मतलब कैश क्रेडिट अकाउंट है, पैसा निकालो जमा करो, निकालो जमा करो। ठीक है। तो बेसिकली वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं हम लोग, इसको CC भी बोलते हैं। ठीक है। अकाउंटिंग की भाषा में CC की जगह हम लोग वर्किंग कैपिटल WC ही बोलते हैं। और इतना ही नहीं, ये लोन आप ले सकते हैं। बेसिकली ये लोन जो है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में डिवाइडेड होता है, कि शॉर्ट टर्म के लेना है छोटे समय के लिए, लंबे समय के लिए लेना है। ठीक है। और उसमें जो एक्टिविटीज हो गई, ठीक है, चाहे पोस्ट हार्वेस्ट कर लो, चाहे आप प्रोड्यूस मार्केटिंग लोन कर लो, कंजम्पशन क्रेडिट रिक्वायरमेंट कर लो, वर्किंग कैपिटल हो जाए या कैश क्रेडिट हो जाए। फिर आप एक और बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, जो होता है पैसा लगाना, यानी इन्वेस्टमेंट क्रेडिट जो रिक्वायरमेंट होगी फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रिक्वायरमेंट होगा एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज के लिए। ठीक है। ये सारा चीज है, ये सारा चीज आप लिख लीजिए। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वांटम ऑफ लोन के ऊपर। क्वांटम ऑफ लोन, यहां बोलते हैं ऑल फार्मर्स, यानी सभी किसानों को मिलेगा एक्सेप्ट मार्जिनल फार्मर को छोड़ के। ऑल फार्मर्स एक्सेप्ट या अदर देन मार्जिनल फार्मर्स। ठीक है। अब देखिए आप क्या ले रहे हो, अभी शॉर्ट टर्म के लिए क्रेडिट ले रहे हो, शॉर्ट टर्म नीड है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड है, आपको पैसे की जरूरत पड़ गई है। देखिए शॉर्ट टर्म कैसे काम करता है वो समझिए। जो पहला साल का होगा फाइनेंस, फर्स्ट ईयर जो फाइनेंस होता है आपका, वो कैसे होता है? जो आपका स्केल ऑफ फाइनेंस है फर्स्ट ईयर का,
तो यहाँ ये बोलता है कि आपको जो लोन चाहिए, जितना भी अमाउंट लोन चाहिए, ठीक है, वो कितना एरिया कल्टीवेटेड है उससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। जितना आपको लोन चाहिए स्केल ऑफ फाइनेंस होगा, ठीक है, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी आपको लोन चाहिए उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे स्केल ऑफ फाइनेंस को। कितना जमीन है आपके पास, जो जमीन खेती बाड़ी के यूज में आए, वैसा जमीन नहीं, बंजर जमीन नहीं, खेती बाड़ी वाला जमीन चाहिए। प्लस उसमें 10% का हम लोग पोस्ट हार्वेस्ट का भी खर्चा जोड़ देते हैं, प्लस 20% का रिपेयर और मेंटेनेंस जो होगा, फार्म एसेट्स का, इंश्योरेंस का, ये सब भी इसके अंदर ऐड किया रहता है। तो स्केल ऑफ फाइनेंस मल्टीप्लाई बाय, आप बोल सकते हैं, एक्सटेंट ऑफ कल्टीवेटेड एरिया प्लस 10% ऑफ पोस्ट फॉर पोस्ट हार्वेस्ट, लिख लीजिए 10% ऑफ फॉर पोस्ट हार्वेस्ट प्लस 20% फॉर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस प्लस इंश्योरेंस का भी, अच्छा इसी में ऐड कर लेते हैं, प्लस इंश्योरेंस का भी पैसा दिया हुआ रहता है, ठीक है। जो पहला साल का पैसा निकल के आएगा, फर्स्ट ईयर का जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वो कैसे कैलकुलेट होता है, वो होता है जो फर्स्ट ईयर का बोल सकते हैं कि आपको जो लिमिट मिलेगा, फर्स्ट ईयर का लिमिट रहेगा, वो बेस होता है नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए। क्या होता है, बेस फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स, यानी यहाँ पे बेस बना रहता है अगले 4 साल में कैसे क्या काम होगा उसके लिए होता है, बेस फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए। यहां बोलता है कि यहाँ पे आपको केयर यानी ध्यान देना होता है जब भी आप वर्कआउट करेंगे फर्स्ट ईयर का, जितना भी क्रॉप होगा या जो भी क्रॉप होगा या जो भी आपका सीजनल क्रॉप्स है, उसके लिए जो अमाउंट होगा स्केल करने का फाइनेंस का बाय एकर्स प्लस अनदर 30% आप करेंगे पोस्ट हार्वेस्ट। और ये देखिए 20% ये हो गया, 10% ये हो गया। और स्केल ऑफ फाइनेंस क्या था, स्केल ऑफ फाइनेंस जो भी लोन दे रहे हो मल्टीप्लाई बाय एक्सटेंट ऑफ कल्टीवेटेड एरिया। तो मान लेते हैं कि 1 एकड़ में आप मान लीजिए, हम लोग हमेशा एकड़ में, बीघा कट्ठा ये सब नहीं चलता यहाँ पे, या गज नहीं चलता है। 1 एकड़ का मतलब हो गया कि आपको यहाँ पे हम लोग 10,000 रुपया देंगे पर एकड़। तो मान लेते हैं कि 3 एकड़ जमीन है, ठीक है, कितना एकड़ है, 3 एकड़, तो 10,000 गुने 3 हो गया जमीन आपका। और इसका 10% निकाल लो, 10% ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट का, ऑफ कितना हो गया 30,000, और प्लस 20% ऑफ यहाँ पे क्या था, रिपेयर मेंटेनेंस वाला खर्चा। इस तरीके से कैलकुलेशन होता है। समझ में आ गई होगी बात पूरे अच्छे से। ओके, अब अगर हम कहें कि अगला, ये पहला साल हो गया ना, अब हम लोग अगले साल के लिए लेते हैं, मान लीजिए सेकंड ईयर के लिए लोन लेना हो आपको,